हाँ जी बच्चों, बढ़िया मज़े में आनंद में। चलिए बात करते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, आनंद में होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आगे के क्वेश्चंस किए होंगे। अब जो आज के क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी है, हालांकि इतना हार्ड नहीं है। जो पीछे अपन ने पढ़ा कॉन्सेप्ट उसी से मिलते जुलते ही हैं, मतलब है ही वही, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा बनाया है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो यानी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको वही यूज़ करना है, बस क्वेश्चंस आपके थोड़े से चेंज हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए बात करते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कह रहा है कि लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। यानी क्या कहा आपकी बार कि एक्स कोई फंक्शन एफ एक्स टू वाई इन्वर्टिबल है। अब तक क्या पूछता था कि प्रूफ करो कि ये इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स फाइंड करो। इस बार ये कह रहा है कि ऐसा करो, तुम बहुत मेहनत कर लिए, इस बार मैं खुद ही बता देता हूँ कि इन्वर्टिबल है। खुद ही बता दिया, ठीक है। तो फिर करें क्या सर, करना ये है कि शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। अब क्या कह दिया कि ये शो करो कि एफ का क्या है, यूनिक इनवर्स है। एफ के पास क्या है, एक यूनिक इनवर्स है। यानी कि जो एफ का जो इन्वर्स निकालेंगे वो यूनिक आएगा, केवल एक ही इन्वर्स होगा, उसके दो इन्वर्स नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि केवल एक ही इन्वर्स आएगा, दो इन्वर्स नहीं आ सकते, वो प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे साहब, देखो ऐसे करेंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है कि हमारे पास जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। एफ क्या दिया हुआ है, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई हमारे पास दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। एफ एक्स टू वाई is an invertible function। is an invertible function। ये कह रहा है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी अगर फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होता है, अगर इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव भी होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये कह रहा है कि अगर इन्वर्टिबल है तो हम भी कह देते हैं बाइजेक्टिव है, हम भी कह देते हैं बाइजेक्टिव। हम क्यों मेहनत करें आगे पूरा प्रूफ करने की, कह रहा है इन्वर्टिबल है तो हमने भी कह दिया ये बाइजेक्टिव है। तो अब साथ ही साथ ये कह रहा है कि शो करो कि एफ के यूनिक इनवर्स है। हमने कहा कि चलो एक बार सपोज कर लेते हैं, ऑल्सो suppose f has two inverse। also suppose f has two inverse। कौन कौन से, g1 एंड g2। अब तक हम क्या करते थे, एक इनवर्स मानते थे g एक इनवर्स मान लेते थे, f का इनवर्स है g, फिर हम उसको क्या नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन बता करके और हम बता देते थे जी ही क्या है, एफ इनवर्स है। अब की बार हमने कहा कि g1 g2 दो इनवर्स फंक्शन है, सपोज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर g1 और g2 की अलग अलग वैल्यू आती है तब तो हम कह देंगे कि ना भाई यूनिक इनवर्स नहीं है, इसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यूनिक इनवर्स का मतलब होता है एक ही इनवर्स होगा। लेकिन अगर g1 और g2 की वैल्यू बराबर आ गई, g1 बराबर g2 आ गया, तो हम कह देंगे यस बिल्कुल f का केवल और केवल एक ही इनवर्स होगा, यानी कि यूनिक इनवर्स होगा f का। तो हम करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ऑल्सो कर लिया हमने, सपोज f हैज़ टू इनवर्स g1 एंड g2। अब देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, सभी स्मॉल y के लिए जो हमारा किस में से आएगी वैल्यू, कैपिटल Y में से। स्मॉल y के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी किस में से आएगी, कैपिटल Y में से ही आएगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर देखो x टू y है, f x टू y है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, देयरफॉर FOG y1 इज इक्वल टू y आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं FOG y।
देखो अगर हम फॉग निकालते हैं, एफ ओ जी निकालते हैं, तो एफ ओ जी, जी क्या है अपना वाई वाला होता है, वाई वाला इनपुट लेते हैं, तो एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू वाई आता है हमारे पास, इज इक्वल टू आई वाई, और यानी कि कैपिटल वाई में से आना चाहिए। और जो हमारा जी ओ एफ होता है, जी ओ एफ हमारा जो होता है वो क्या होता है, जी ओ एफ हमारा आता है कि x1 बराबर x इज इक्वल टू आई एक्स, ये होता है हमारे पास। लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, केवल और केवल ये y वाला ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कह रहा है ना कि फंक्शन क्या है, x2y है, तो हमारे पास जो एफ ओ जी निकालेंगे, जी हमारा किस में से होता है, y से होता है, तो हम क्या करेंगे, हम y लेंगे कि क्या ये जो y हमारे पास आता है, क्योंकि g आपको याद हो तो g भी हमारा क्या फंक्शन, नया फंक्शन किस में से आता था, y में से ही आता था, जी वाई तो लिखते थे, इसलिए हम केवल वाई वाला चेक करेंगे, एक बार जी1 के लिए, एक बार जी2 के लिए। तो आपको ये पता है कि एफ ओ जी और वाई इसके लिए इनपुट होता है, वाई बराबर आई वाई आता है, तो हम कहते हैं क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ऐसे ही एक बार हम क्या लिख लेते हैं, एक बार जी1 के लिए, एक बार किसके लिए लिख लेंगे, जी2 के लिए। तो मान लो एफ ओ जी1 इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई आ गया, और एक बार लिख लेते हैं एफ ओ जी2 वाई, इसके लिए क्या आएगा हमारे पास, एफ ओ जी टू वाई इज इक्वल टू आई, ये भी किस में से है, आई वाई में से, ठीक है, ये आया हमारे पास। तो इसका मतलब देखो जी एफ ओ जी वन भी वाई आ रहा है, एफ ओ जी टू भी वाई आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी एफ ओ जी वन वाई इज इक्वल टू वाई है, इज इक्वल टू क्या है, एफ ओ जी टू वाई। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि एफ ओ जी वन बराबर है एफ ओ जी टू के, एफ ओ जी टू वाई के बराबर है, एफ ओ जी वन वाई बराबर है किसके, एफ ओ जी टू वाई के। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब एक बात बताओ, जो एफ ओ जी वन है, देखो मैं इसको कैसे लिखता था, आपको मालूम है कि एफ ओ जी वाई अपन कैसे लिखते थे, एफ ऑफ जी वाई, ऐसे ही लिखते थे, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी वन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई, ये लिख सकता हूँ, ये आ गया। यानी एक तरह से आप ये देखो ना, ऐसा नहीं आ रहा कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ऐसा नहीं आ रहा कि आपके पास कि एफ एक्स वन बराबर क्या आ गया, एफ एक्स टू। तो क्यों हो गया यहाँ पर, देखो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, एफ इज इन्वर्टिबल है, एफ क्या है हमारे पास, इन्वर्टिबल है। या एक काम करते हैं, इधर लिख लें। अब देखो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू आता था, तो हम क्या कह देते, एक्स वन बराबर एक्स टू कहते थे, क्यों, तो यहां भी कह सकते हैं कि जी वन वाई बराबर जी टू वाई, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर वहां तो हम वन वन प्रूफ करने के लिए करते थे कि अगर जी एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से एक्स वन बराबर एक्स टू आता है तो हम कहते थे वन वन है, तो ये भी तो वन वन है, कह रहा है ना इन्वर्टिबल है, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो वन वन और ऑन टू दोनों है। चूंकि ये फंक्शन वन वन है, इसलिए एफ जी वन वाई इज इक्वल टू एफ जी टू वाई को मैं जी वन वाई इज इक्वल टू जी टू वाई कह सकता हूँ। यहाँ पर हम दे देते हैं रीज़न कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, एफ इज़ इन्वर्टिबल, ये हमारे को दे रखा है पहले से ही, एफ क्या है, इन्वर्टिबल है, और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, वो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, बाइजेक्टिव होता है। अब देखो यहाँ से जी वन वाई बराबर जी टू वाई आ गया, यहाँ से क्या आ गया, देखो एफ जी वन वाई बराबर एफ जी टू वाई, नहीं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू जैसा था, तो एक्स वन बराबर एक्स टू जैसे हमने कर दिया, जी वन वाई बराबर जी टू वाई। तो मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकता हूँ कि जी वन बराबर जी टू, क्या लिख सकता हूँ, जी वन बराबर जी टू, क्यों, क्योंकि जी क्या है हमारा वन वन आ गया ना, जी हमारा क्या आ गया, वन वन आ गया, जी हमारा वन वन आ गया, यानी जी वन बराबर जी टू है, एक ही बात है। आपने अलग अलग माना था कि जी वन और जी टू दो अलग यूनिक इन्वर्स नहीं है, अलग अलग इन्वर्स हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के घूम फिर करके ये दोनों एक ही निकले। अब तक हम समझते थे कि राम और श्याम अलग अलग भाई हैं, लेकिन बाद में पता चला राम और श्याम अलग अलग नहीं है, जुड़वा नहीं है, एक ही है जी, राम भी श्याम ही है, श्याम ही राम है। या ऐसे कह दो कि क्या, हम समझ रहे थे कि गंगाधर और शक्तिमान अलग अलग हैं, लेकिन बाद में पता चला गंगाधर ही शक्तिमान है। इसलिए क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो लास्ट में निकल के आया कि जी1 ही जी2 है, यानी जी1 बराबर जी2 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या आ गया कि f हैज़ यूनिक इनवर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि f हैज़ क्या है, यूनिक इनवर्स है।
तो यहाँ लिख लो हेंस f हैज यूनिक इनवर्स। f के पास क्या है? यूनिक इनवर्स है, अलग अलग इनवर्स नहीं है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे? क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर f कंसिडर करना है, कर लिया क्या कि 1 2 3 टू ABC, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 टू ABC, गिवन बाय f1 इज इक्वल टू A। जहाँ पे f1 कितना दिया है? A दिया है, f2 कितना दिया है? B दिया है, और f3 कितना दिया है? C दिया है। फिर कह रहा है फाइंड f इनवर्स फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये भी कह रहा है कि शो दैट f इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा? f ही आएगा। यानी पहले तो f इनवर्स करो, फिर उसका भी इनवर्स करोगे तो वापस f मिल जाएगा, ऐसा कह रहा है कि ये शो करना। तो करते हैं, पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये दिया है। अब देखो इसको क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बाइजेक्टिव बताना पड़ेगा। बाइजेक्टिव बताने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 1 1 on 2 बताना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। वैसे तो आप देखोगे, देख के ही समझ में आ रहा है ये क्या है फंक्शन, 1 1 और on 2 है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। लेकिन अपन इसको क्या करते हैं? मैपिंग से शो करते हैं, बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा और इजी लगेगा। कैसे? यहाँ पर दिया है 1 2 3, ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है ABC। तो ये दे रखा है, देखो f1 की वैल्यू A, यानी 1 रखा तो मुझे A मिल गया, 2 रखा तो B मिल गया, और 3 रखा तो C मिल गया, f3 इज इक्वल टू C। तो आपको ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि जितना डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे पास, उन सबकी कोई ना कोई इमेज है को डोमेन में, उन सबकी कोई ना कोई इमेज है। पहली बात। दूसरी बात, और है भी तो साथ ही साथ अलग अलग भी है, ये भी ठीक है। अब कोडोमेन को चेक करते हैं, क्या कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा? नहीं छूट रहा है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, सब किसी ना किसी के साथ अटैच्ड है डोमेन के अंदर। इसका मतलब क्या होगा? ये फंक्शन हमारे पास f11 भी है और on2 भी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि बिकॉज every element in domain has different images in codomain, and also every element in codomain is attached with some elements in domain, ठीक है। तो therefore f is 1 1 on 2। इसका मतलब क्या आ गया? हमारा f क्या है? 1 1 और on 2 है। therefore f is 1 1 on 2। हमारा जो फंक्शन f क्या है? 1 1 on 2 है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि f क्या है? बाइजेक्टिव है। ठीक है,
f अगर बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल भी होगा। होगा कि नहीं होगा इन्वर्टिबल? तो हम इसका मतलब कह सकते हैं इन्वर्टिबल होगा, यानी f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विच इम्प्लाइज यानी इनवर्स ऑफ f इज एग्जिस्ट। f इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है जब हम कहते हैं कि अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम g मानते थे, तो हम क्या करते थे, पलट के लिख देते थे उसको, है ना, रोटेट कर देते थे। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो इसका f इनवर्स आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा अपना ABC से ABC टू 1 2 3। यानी कि अगर इनवर्स है इसका तो पलटेंगे यानी रोटेट करेंगे, यानी कि जो f का डोमेन था वो f इनवर्स का कोडोमेन बन जाएगा, और जो f का कोडोमेन था वो f इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात सही। अब हमें ये तो कह नहीं रहा कि फाइंड करो f इनवर्स, कह रहा है क्या, फाइंड कह रहा है f इनवर्स। तो हम f इनवर्स फाइंड करेंगे, ये आएगा। तो f इनवर्स हमारे पास आएगा क्या, देखो क्या निकालेंगे यहाँ से कि अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ f इनवर्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये f इनवर्स आ गया इसका क्या, ABC टू 1 2 3। तो अब यहाँ से देखो अगर आप निकालना चाहो तो f इनवर्स a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। f इनवर्स a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। f इनवर्स b 2 हो जाएगा, f इनवर्स 3 आपका कितना हो जाएगा, f इनवर्स c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि अगर f इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है हमें, तो अगर मान लो f इनवर्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास है इसको मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूं, जैसे ये आपकी बार क्या है, डोमेन हो गया ABC, और ये क्या हो गया 1 2 3, यही होगा हमारे पास ABC टू 1 2 3। इसका मतलब आपको यहाँ से देख के समझ में आ रहा है क्या कि f इनवर्स, ये चलो एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से कि क्या है। देखो यानी कि मैं क्या लिखूँगा, f इनवर्स A इज इक्वल टू 1, f इनवर्स B इज इक्वल टू 2 एंड f इनवर्स C इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब अगर मैं इसको क्या करूं, मैपिंग के थ्रू आपको शो करूं, तो क्या करें, अपन विजुलाइज करके देखें तो क्या आएगा, यहाँ से इसकी इनपुट क्या हो जाएगी, यानी डोमेन क्या हो जाएगा ABC, और को डोमेन क्या है 1 2 3। तो आप देखो A वैल्यू रखा तो 1 मिला, B पे 2 और C पे 3। तो ये भी आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये भी क्या है, जो f इनवर्स हमारे पास निकल के आया वो भी क्या है 1 1 1 2 है, यानी बाइजेक्टिव है, यानी इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका भी इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम वो निकालते हैं, देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लेते हैं, कैसे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बिकॉज एवरी एलिमेंट in domain has different images in codomain। कोडोमेन के अंदर इसकी क्या है, अलग अलग इमेजेस हैं। एंड ऑल्सो every elements in codomain is attached with some element in domain। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, therefore f इनवर्स इज 1 1 on 2। ये जो हमारा f इनवर्स जो हमारे पास आया था वो f इनवर्स क्या है 1 1 on 2 है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि f इनवर्स इज बाइजेक्टिव। ये जो f इनवर्स है ये भी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव है। अब अगर ये बाइजेक्टिव, इसका मतलब
इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स का भी क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन्स कि इनवर्स ऑफ एग्जिस्ट, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एफ इनवर्स का एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें बस ये बताना है कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा वापस से, हमें केवल और केवल वो शो करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो अब आप देखो एफ इनवर्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, एफ इनवर्स का इनवर्स, पहले तो वो निकालते हैं, आएगा क्या, पहले हमारे पास एफ था तो एफ का इनवर्स निकाला तो ये रोटेट हो गया, रोटेट हुआ तो जो डोमेन था वो कोडोमेन बन गया, जो कोडोमेन था वो डोमेन बन गया। ठीक, अब इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाला तो फिर से रोटेट होगा, फिर से रोटेट होगा तो जो इसका कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 2 ABC, 1 2 3 2 ABC आ जाएगा हमारे पास। अब अगर यहाँ से आप F1 की वैल्यू निकालोगे A आएगा, F2 B आएगा और F3 कितना आएगा, C आएगा। अब आप इसको कंपेयर करोगे F1 A, F2 B, F3 C, बताओ वही है। पहली बात तो ये इसकी डोमेन और कोडोमेन देखो सेम हो गई, डोमेन जो F की डोमेन और कोडोमेन है वही F इनवर्स के इनवर्स की भी डोमेन और कोडोमेन है, एक बात ये समझ में आ गई। दूसरा, अब अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ क्या कि F इनवर्स का इनवर्स, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं एफ इनवर्स का इनवर्स और इनपुट क्या दे रहे हैं 1, तो मेरे पास क्या जाएगा A, एफ इनवर्स के इनवर्स को इनपुट देंगे 2 तो आ जाएगा B, और एफ इनवर्स के इनवर्स का इनपुट हो गया हमारे पास 3, तो वैल्यू आ गई C। देखो ये आया, यानी A B C, यहाँ भी क्या आ रहा है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू B, यानी इनपुट सेम दे रहे हैं, इनपुट यहाँ यानी कि जो डोमेन में से वैल्यू 1 ली यहाँ भी 1 ली तो आउटपुट में A मिला, यहाँ भी A मिला, यहाँ पर 2 दिया यहाँ भी 2 दिया तो B मिला, यहाँ भी B मिला, यहाँ पर 3 दिया यहाँ भी 3 दिया तो यहाँ C मिला, यहाँ पर भी C मिला, सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ये आ गया हमारे पास आंसर कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। क्लियर, चलिए उम्मीद है ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं कि इसकी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास कि लेट एफ एक्स टू आई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, सेम वही कह रहा है। शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, कि इनवर्स का एफ यानी एफ इनवर्स का इनवर्स एफ आएगा। इस बार भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स टू वाई दिया हुआ है और वहाँ पर क्या दिया हुआ था, आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा था कि ये चीज़ें हैं, मतलब डोमेन कोडोमेन वगैरह दे रखा था और उसकी वैल्यूज़ दे रखी थी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है एक्स टू वाई है और आपको शो करना है कि उसका इन्वर्स, उसके इन्वर्स का इन्वर्स एफ आएगा, ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में सब कुछ समझा अच्छी तरह से। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ कह रहा है एक्स टू वाई दिया हुआ है, ठीक है, एक बात समझ में आ गई। और वो भी क्या है, कह रहा है कि बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, f क्या है हमारा, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है g जो कि y2x होगा, ठीक है। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है देन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पड़ेगा ये पोर्शन, थोड़ा सा ये पोर्शन थ्योरेटिकल पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई वैल्यू दी नहीं है, तो हमें
ऐसे लिख लिख करके ही प्रूफ करना पड़ेगा। देखो एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो देन देयर एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स। बताओ होगा कि नहीं होगा? एफ एक्स टू वाई है, अगर इन्वर्टिबल है तो इसका एक इनवर्स जी मान लिया हमने एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? वाई से वाई टू एक्स होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, और वाई टू एक्स तो होगा, लेकिन कैसे? सच दैट, और हम इसको, इस जी को, इसका इनवर्स कब बोलेंगे? जब सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास? आई एक्स आ जाए, एक चीज, एंड एफ ओ जी हमारे पास क्या आ जाए? आई वाई आ जाए। यही तो हम कहते हैं, आई वाई आ जाए। देन क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बोला, यानी हमने जो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन जो पढ़ी थी बस वही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, कि अगर एफ एक्स टू वाई एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट तो करता ही है। करता है तो हमने मान लिया कि जी है, देयर एग्जिस्ट जी, जो कि इसको रोटेट कर देंगे वाई टू एक्स होगा, और वो तभी हम इसको बोलते हैं जब हम एफ ओ जी और जी ओ एफ को क्या प्रूफ कर देते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमने कहा जी एग्जिस्ट करता है सच दैट जी ओ एफ आई एक्स इज, और एफ ओ जी क्या होगा? आई वाई होगा। तो एफ इनवर्स को हम क्या कह देंगे? जी ही एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स ही क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी एफ का इनवर्स क्या हो गया? जी हो गया। तो जी हमारे पास क्या आ गया? एफ इनवर्स आ गया। अब यहां से देखो, यहां से क्या कहेंगे? नाउ जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स। एक तो ये है हमारे पास जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या है? आई वाई है, ये चीज। तो अब अगर एक बात बताओ, ये तो हमने लिखा, अगर जी ही एफ इनवर्स है, अगर जी ही क्या है? एफ इनवर्स है, तो मैं इस जी की जगह एफ इनवर्स लिख सकता हूँ, इस जी की जगह एफ इनवर्स लिख सकता हूँ, यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, एंड एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? जी की जगह एफ इनवर्स, यहाँ पर भी जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ इनवर्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? हैंस अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो ये बताओ, जो यहाँ पर लिखा एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स, ये क्या होगा? वाई टू एक्स ही तो होगा, वाई टू एक्स होगा। इस जी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? एफ इनवर्स लिख दिया। इस जी की जगह पर क्या लिखा? एफ इनवर्स लिख दिया। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? वाई टू एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा? इज इन्वर्टिबल है, इज इन्वर्टिबल। बताओ होगा कि नहीं होगा? कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज पुट करी। इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ एफ, यानी इसका भी क्या कह सकता है हम यहां पर, कि इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी ये जो हमारे पास एफ इनवर्स आया वाई टू एक्स, ये भी क्या है? इन्वर्टिबल है। हमने कहा ना ये भी क्या है? इन्वर्टिबल है। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका भी क्या कह सकते हैं अपन? इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहां से क्या कह देंगे? एंड इनवर्स ऑफ एफ इज, सॉरी, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर एफ इनवर्स क्या है? इन्वर्टिबल है, तो इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, एफ इनवर्स का इनवर्स निकालोगे ना, इसका अभी अपन ने किया था कि भाई एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकालोगे। अगर इसका भी इनवर्स आप मानते हो तो ये क्या हो जाएगा? एक्स टू वाई हो जाएगा। एक्स टू वाई वापस वही आ जाएगा, एक्स टू वाई। और अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया था कि सेम टू सेम एलिमेंट्स आते हैं, जो इसका डोमेन है वही कोडोमेन बन जाता है, और वैल्यूज़ भी सेम आती है हमारे पास। सेम इनपुट डालो, सेम आउटपुट मिलता है। तो ये अभी अभी हमने किया था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स क्या आ गया हमारे पास? एफ आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ये हमारे पास क्या आ गया? एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो आप चाहो तो बस इतना ही लिखना है आपको, यहाँ से ये समझाने के लिए था आपको ये। तो यहाँ से क्या लिखोगे? देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ये हो गया हमारा आंसर।
अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, एफ आर टू आर बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज, एफ ऑफ एफ निकालना है हमें। यहाँ पर क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ निकालना है। तो एफ ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, अपन ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, एक ये दिया हुआ है। और फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आर टू आर में है, ठीक है। रियल नंबर हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर और रियल नंबर ही हमें क्या करेगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये है, तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, ये आया, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू या तो आप अंदर से बाहर की तरफ चल सकते हो या फिर बाहर से अंदर की तरफ भी चल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। या आप पहले एफ एक्स की वैल्यू रखो, फिर जो आएगा वापस वैल्यू पुट करो, या फिर इसको एफ एक्स मान करके इसके अंदर एफ एक्स रख दो। जैसे मैं कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा, 3 माइनस एक्स की जगह पर एफ एक्स रख दो, क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स का होल क्यूब पावर 1/3, ठीक है, ये आ गया। अब इस एफ एक्स की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, 3 माइनस एफ एक्स कितना दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3, फिर इसका भी क्या है अपने पास, क्यूब है, ठीक है, एफ एक्स का क्यूब। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इसके भी क्यूब लगा है, क्यूब लगा दिया। अब इसके भी पावर कितना है, 1/3 है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान से करना है, गलत हो सकता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब देखो क्या आएगा, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3 माइनस, पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करो, ठीक है, इस वाले को। तो कितना आएगा, देखो 3 माइनस एक्स क्यूब से ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना बच गया हमारे पास, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/3, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, इसकी पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास, एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एक्स आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि क्या करना था, अच्छा बताना था, एमसीक्यूज था हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि लेट आर माइनस r/3 टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। द इनवर्स ऑफ f इज द g टू g, इनवर्स ऑफ द मैप g, रेंज f टू r माइनस -4/3 गिवन बाय। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो इसका जो f की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखो इसका मतलब क्या है, f r माइनस में -4/3, इसका मतलब है तो रियल नंबर ही, यानी एज ए इनपुट जो डोमेन में वैल्यू हम डोमेन से उठाएंगे वो लेंगे तो रियल नंबर, लेकिन उसमें से -4/3 नहीं लेंगे, -4/3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है 4x अपॉन 3x प्लस 4, इसकी क्या है, -4/3 से दुश्मनी है, ठीक है, इसकी -4/3 से दुश्मनी। अगर आप x की जगह -4/3 रखोगे तो ये क्या करेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, बोलेगा नहीं दूंगा, नॉट डिफाइंड बता देगा। नॉट डिफाइंड कैसे, देखो 4 रखा तो यहाँ -4/3 अपॉन में 3, और ये कितना आ गया, -4/3 प्लस 4, ठीक। ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, देखो नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नीचे 0 आते ही वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, इसलिए हम यहाँ पर -4/3 नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज ले लेंगे, और क्या, और तो क्या करेंगे, ठीक है। ये आया, तो हमें करना क्या है,
हमें इसका क्या करना है, जी वाई यानी इनवर्स निकालना है कि इनमें से कौन सा होगा, जी वाई इनमें से चारों में से कौन सा होगा, हमें वो चेक करना है। तो करते हैं, देखो यहाँ से कैसे करेंगे देखो, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है फंक्शन f r माइनस 4/3 टू r, और एफ एक्स हमारे पास है 3x अपॉन 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन में 3x प्लस 4 में, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही करते थे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 4x इज इक्वल टू y 3x प्लस 4, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 3xy प्लस 4y, 3xy प्लस 4y, 3xy को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, हमारे पास x कॉमन आ गया, तो 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। तो कितना आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 4y अपॉन में 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y, ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब ये जो हमारे पास x आया, इसको अपन ने क्या किया, 4 माइनस 3y को हम क्या किए, इसको नीचे लेकर आ गए अपन, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 4y अपॉन 4 माइनस 3y आ गई, ठीक है। ये आई, इसका मतलब जो हमारे पास अगर इसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या चेक करते हैं कि अगर इसका g कर कोई इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा तो इसकी जो ये डोमेन और कोडोमेन पलट जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर 2 क्या आएगा, r माइनस माइनस में 4/3 ये आएगा। ये अगर आता है हमारे पास तो हम ये क्या कह सकते हैं, एक मिनट, ये दिया हुआ है इनवर्स ऑफ g क्या है, रेंज f2 ये है, रेंज f2 ये है, क्या है, रेंज f2 ये है। रेंज f को क्या लिख लेता हूँ मैं, rf लिख लेता हूँ, ठीक है। rf2 r माइनस का 4/3 रेंज f से बिलोंग करेगा, ठीक है। रेंज f2 r माइनस 4/3 ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास gy कितना आ जाएगा, gy कितना आ जाएगा, gy किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा 4y माइनस 4 माइनस 3y, यही तो करते थे, बराबर x, यही तो होगा। gy क्या हो जाएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y इज इक्वल टू x, यही आएगा, ठीक है। ये आएगा हमारे पास gy, ठीक है, ये आया हमारे पास gy इज इक्वल टू x। यही हमें निकालना था, gy ही तो निकालना था कि भाई इसका इन्वर्स gy कितना होगा, कि इसका gy कितना होगा, gy कितना होगा, कौन सा आया था हमारे पास, 4y अपॉन में 4 माइनस 3y, तो 4y अपॉन में 4 माइनस 3y है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका gy हमने फाइंड कर लिया, केवल इतना ही करना था। इसके अंदर क्या कह रहा था कि f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रित मैप g परिसर से इतना है तो निम्नलिखित में से कौन से द्वारा, किसके द्वारा प्राप्त होगा, यानी इसका इन्वर्स किससे मिलेगा, हमारे पास gy से ही मिलेगा। gy से ही तो अपन क्या करते थे, आगे वैल्यू फाइंड करते थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया gy, इसी से हमारा क्या है, इसका प्रतिलोम यानी इन्वर्स मिलेगा। तो ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 1.3 कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे यहाँ से 1.3 के। अब हम मिलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट समय पर, अगले समय पर, अलग समय पर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल सही, हाँ, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, खूब आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।